आज से हो रही है हिंदू नववर्ष की शुरुआत और आप सभी को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीप, आपको हमारी पूरी टीम और दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करें ये नया साल सबके लिए खुशियां, उमंग, उत्साह और ढेर सारी वेल्थ लेकर आए। एब्सोल्युटली सर, आपको भी और सारे व्यूअर्स, पूरी टीम को भी ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल। और दीप, खास तौर पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा ये नववर्ष महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि हर एक समुदाय में, हर एक देश के हिस्से में अलग अलग तरीके से इससे मनाया जाता है, लेकिन चूंकि हम मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो हमारे महाराष्ट्र के जितने भी दर्शक हैं उनके लिए एक विशेष शुभकामना भी है। और हमारे जितने महाराष्ट्र के दर्शक हैं, मराठी दर्शक हैं, गुढी पाडवाच्या आणि नूतन वर्षाच्या या शुभ दिनी आपला सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। तुम्हाला पर हार्दिक शुभेच्छा सर। और आशा करते हैं अच्छा खूब खूब आभार। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज नए साल के दिन वैसे ज़्यादातर छुट्टी का माहौल है, करेंसी मार्केट बंद है, बैंक्स बंद हैं, स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट खुले हैं और अच्छे नोट पर खुलने की तैयारी में। बिल्कुल सर। और मेरे पास आपके लिए आज कहने के लिए बहुत कुछ अच्छा है। अच्छा, हाँ। अरे वाह, तो नया साल भी है, मिडवीक सेशन भी है, मिडवीक सेशन भी है। बिल्कुल। मैं हर मिडवीक सेशन के एक दिन पहले मैं ये सोचता हूँ कि इस बार दीप बोलेंगे उससे पहले मैं बोलूंगा कि इस बार मिडवीक सेशन। कल मैंने 2-3 बार याद किया, रह गया। सुबह आप ही को याद आता है। बुधवार के दिन की बुधवार से जो विशेष प्रेम दीप का है मिडवीक सेशन का, तो आप ही का है बस। चलिए, तो मेरी टेरिटरी में मिडवीक सेशन में स्वागत है। अनिल जी, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं सर? अमेरिका से ट्रिगर्स बेहद मजबूती के आते दिखे, अच्छी तेजी के साथ लगातार दूसरे दिन ट्रिपल सेंचुरी मार्क पर बंद होते हुए दिखे। अमेरिकी बाजार 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती काफी काम की है और तेजी का दूसरा दिन रहा है। खास बात यह भी है दीप की तेजी बिल्कुल ठीक उस वक्त हुई जब फेड ने अपनी बैठकों का दौर शुरू किया है। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने बैंकों को मदद का पूरा भरोसा दिया और इसी के दम पर अमेरिकी बाजार उछलते हुए नजर आए हैं। आज देर रात फेड का फैसला आएगा ब्याज दरों पर और साथ ही उनके भाषण पर भी रहेगी नजर। जेरोमी पावेल साहब क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ करते हैं। लेकिन इस बीच 10 साल के बॉन्ड यील्ड और 2 साल के बॉन्ड यील्ड थोड़े से ऊपर बढ़कर आए, यानी कि आम धारणा ये बन रही कि आज ब्याज दरें तो बढ़ेंगी ही। तो ये सारे ट्रिगर्स है और सारे के सारे इम्पोर्टेड है, विदेशी है। बिल्कुल। लोकल ट्रिगर्स हमारे पास ज़्यादा है नहीं, एक आध है छोटा मोटा, वो आगे हम विस्तार से करेंगे बातचीत। चलिए सर, तो ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट हैं, ग्लोबल फैक्टर्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं और क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं इसलिए कुछ दिनों से हम थोड़ा यहाँ पर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि सेंटिमेंट पर इम्पैक्ट आता ही है। सुबह अनिल जी SGX निफ्टी उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, पर अभी रिकवरी आई है, डेज हाई पर है। जब 7 बजे का शो हम कर रहे थे तब तो एकदम फ्लैट था SGX निफ्टी। बट ये थोड़ा ग्लोबल एक्शन समझाएं सर। 2 दिन बैक टू बैक डाउ कंबाइंड 700 पॉइंट ऊपर है, डेज हाई पर लगातार 2 दिन से बंद हो रहा है। बैंक्स में रिबाउंड आ रहा है, छोटे मझोले बैंक्स 10% दौड़ रहे हैं। कल फर्स्ट रिपब्लिक 30% ऊपर था। ये थोड़े साइंस आ रहे हैं कि फाइनली जो हम कल भी बात कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर से आगे देख रहा है बाजार इस समय, और ये रिबाउंड को कैसे देखना है? सबसे पहले तो जिस समय मैंने आज कहा कि मैं अच्छी बातें है आपके लिए बताने के लिए, तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि SGX निफ्टी जितना आपको मजबूत दिख रहा है उससे ज़्यादा मजबूती के साथ हम खुलेंगे। अरे वाह, हाँ, ये तो बहुत अच्छा संकेत है। ये लंबे समय बाद मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हम भूल गए थे अच्छी मजबूती के साथ खुलेंगे। और मैं तो सोच ही रहा था जब शो की शुरुआत कर रहे थे तो 15 पॉइंट मुश्किल से ऊपर था, तो अगर 10-15 पॉइंट ऊपर खुले, फ्लैट खुले, अगर नीचे मिल जाए तो खुलते ही खरीदने का मौका है। अच्छा, तो और भी बड़ी बात है। बिल्कुल, तो मौका मिलेगा आज। बिल्कुल मिलना चाहिए। गैप, बहुत ज़्यादा गैप नहीं चाहिए मुझे, मौका मिले तो अच्छा है। डाउ तभी मजा आता है। सुस्त है, इसलिए डाउ फ्यूचर सुस्त है। 15-17 पॉइंट नीचे, अगर थोड़े से डाउ फ्यूचर नीचे हो जाए, SGX आपको फ्लैट या थोड़ा नीचे आते हुए मिले तो आपको खरीदारी का मौका बनेगा। और क्यों बनेगा उसका एक कारण है, एक नहीं अनेक कारण हैं, जिसमें से इमीडिएटली एक कारण जो मैं आगे विश्लेषण करूँ उससे पहले बताना चाहता हूँ। जरा एक बार एशिया पर नजर डालिए। जिस तरह की हरियाली एशियाई बाजारों में होती हुई दिख रही है, आपका दिल गार्डन हो जाएगा। क्या तेजी होती दिख रही है। निक्के 2% ऊपर है एक दिन की छुट्टी के बाद। चलो कल की तेजी को निक्के ने छोड़ दिया था, उससे पहले 1.5% नीचे बंद हुए, तो उनका इतना बनता है, हाँ बनता है। बाकी का हांगकांग 2%, वाह। ताइवान 1.25%, सिंगापुर 1.25 से 1.5%, शंघाई 0.5%। हम इतने से थोड़ा तो हमारे भी बनता है, इतने से 1/4%। ठीक है, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें भी पता है, लेकिन इतना भी हम खराब नहीं कि बिल्कुल भी मतलब इन सब के सामने मतलब दुनिया में सबसे कम हमें ही बढ़ना है। एग्जैक्टली, ऐसी भी बात है। अगर चलो वो हो भी तो भी 1-1.25% के सामने हम सिर्फ 1/4% बहुत नाइंसाफी है। एग्जैक्टली। चलिए 30 का 40 हुआ।
कुछ तो आया। हाँ, सो आई थिंक अच्छी मजबूत शुरुआत के लिए हमें तैयार होना चाहिए, और अगर मजबूत शुरुआत ना हो तो भी उसे मौके के तौर पर देखें। अब आपका जो पहला सवाल था वापस से पूछिए, क्योंकि मेरा ध्यान ही उस समय ना पूरा इधर था। नहीं तो इसी को लेकर था कि चलिए मूड माहौल, ये जो बैंक्स में 2 दिन मूड सुधरा है, बैंक्स के बारे में 700 पॉइंट कंबाइंड डाउ ऊपर गया, वो कैसे देखें? नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। और सबसे बड़ी बात बैंकों के बढ़ने के पीछे की वजह यही कि जेनेट येलेन ने जो कहा कि बैंकिंग सिस्टम को हम डूबने नहीं देंगे, Yes. बचाएंगे। उन्होंने कह दिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं कहा तो भी मार्केट तो मान के चल रहा था। हाँ, कि जिस तरह से आप है ना सैटरडे संडे काम करके बचा रहे हो, जो 4 डे वीक वाले थॉट प्रोसेस के लोग अगर शनिवार रविवार को काम पे लग जाए और कैसे भी करके येन केन प्रकार बचाना ही है, हमें डूबने नहीं देना है, तो वो मैसेज तो लाउड एंड क्लियर। लेकिन अगर आप बोले तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो अगर फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में वही वाला है कि गब्बर की गोली ये भी बच गया, तो अगर बच गया तो फिर स्टॉक में नेचुरल थोड़ा सा आपको इफेक्ट वो आता हुआ दिखता है। वो एक रीजन है। लेकिन दीप अच्छी चीज़ें हैं। जेनेट येलेन ने अच्छा कहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है बैंक्स में, बैंक्स डूबेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, ये अच्छी बात है। इससे डिपॉजिट होल्डर्स पैनिक नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं कि भागो निकालो पैसा, वो चीज़ नहीं है। और आप देखिए रश हुआ नहीं है। आप पिछले पूरे हफ्ते में देखें तो कहीं भी अमेरिका के बैंकों में ऐसा नहीं कि डिपॉजिट धड़ाधड़ निकल गई हो। नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बार आ जाता है कि पैसा सेफ है तो फिर नहीं निकालना होता। जहाँ लगे कि नहीं सेफ है वहीं निकालना होता है। एक तो ये चीज़। लेकिन इसका मतलब ये क्या ये समझ लिया जाए कि पावेल साहब जो कह रहे हैं, बफेट साहब जो कर रहे हैं, बाकी बैंकों ने मिलकर बैंकों को बचाने का ठेका लिया है, यूबीएस अपने सेकंड बेस्ट बैंक को बचा रहा है, इसका मतलब क्या ये मान लें कि आगे कोई खराब खबर नहीं आएगी? जरूरी नहीं है, ये पता नहीं, गारंटी नहीं है उसकी। ये मैं नहीं बोल सकता। क्योंकि तो एक ही प्रॉब्लम है, बैंकों का बढ़ना अपने आप में ठीक है, लेकिन अभी तक हम 100% दावे से ये नहीं कह सकते कि खराब। इसके लिए क्या करना है? खराब खबर आने के लिए थोड़ा सा समय का इंतजार करना होता है। क्योंकि है ना, एक तो क्या होता है कि इमीडिएट जब ट्रिगर आता है, जो कमजोर होता है उसी वक्त निपट जाता है, है ना। अब भाई जैसे भूकंप के झटके लगे, जो मकान पहले से कमजोर हो जल्दी गिर जाएंगे। लेकिन अगर उस झटके में एक बार आप बच गए तो फिर अगले झटके तक आप खड़े रह सकते हैं। या फिर कोई अचानक से बाद में हो जाए तो अगले 5-7 दिन तक, या ज्यादा इस हफ्ता भी मान लो, चलो आज क्या है, बुधवार है, मिड वीक, अभी भी ये 3-4 दिन अगर और कोई बैंक नहीं घटता है, तब तो आप ये मान लीजिए, कोई डूबता नहीं, तब तो आप ये मान लीजिए कि मोटा मोटी एक बार इस समस्या से आप बाहर आ चुके हैं। ठीक है। अगर किसी एक आध और एक्सीडेंट को होना है तो अगले 2-3 दिन में ही हो जाना है, और नहीं होना है तो फिर आप है ना ब्रॉडली निकल के बाहर, फिर कोई नई प्रॉब्लम आएगी तो तब देखी जाएगी। सो आई थिंक ये हफ्ता शांति से निकल जाए, संडे तक, संडे मंडे तक कोई ऐसी खराब खबर ना आए तो वी आर आउट ऑफ वुड्स। हाँ, ये मेरा मानना है। सो जहाँ पॉजिटिव होना, बुलिश होना अच्छी बात है, लेकिन आंखें बंद कर देने से दुनिया की सच्चाई खत्म नहीं होती। तो इसलिए सावधान तो रहना ही है, और सावधान रहने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमें पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी खबर। सो उम्मीद करें नहीं आएगी, आशा रखें नहीं आएगी, पॉजिटिव रहें, लेकिन वही वाली बात है, थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर कोई आ जाए तो अपनी सावधानी रखनी जरूरी है। सो अपनी ओवरनाइट पोजीशन में हेजिंग रखिए। फेड की मीटिंग भी है, कोई खराब खबर आने का डर हमेशा रहता है। सो अपनी हेजिंग के साथ चलें, व्यू पॉजिटिव रखें, बायस तेजी का रखें, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, सावधानी के साथ। गॉट इट। बस सावधानी किस चीज की? मार्केट की नहीं, सावधानी अननोन कोई खराब खबर आ जाए इसकी। आप नहीं तो ये बोलोगे, आप ये भी बोल रहे हो खरीदो भी, तेजी भी करो, ये भी करो, और ऊपर से बोल रहे सावधानी। सावधानी किस चीज की? सावधानी मार्केट की नहीं कह रहा, सावधानी उस चीज की कह रहा है जो आपको हमें पता नहीं कभी आ जाए, हमारे हाथ में नहीं है। या तो ये सोच लो भाई वो तो कभी भी आ सकती है, उसका तो मैं क्या करूँ, वो उतने रिस्क में लेके चलता हूँ, वेल एंड गुड। और अगर वो रिस्क के हिसाब से, तो उस सावधानी को ध्यान में रखते हुए तेजी का व्यू बनाना है। गॉट इट। व्यू तेजी का है, बाय ऑन डिप्स का है, बस थोड़ा अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। देखते खाली आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बोलिए सर। 1-2 अच्छे लेवल पे क्लोजिंग करा दो निफ्टी की। हो जाएगी। हो जाएगी सर। बताओ 17,425। ये तो थोड़ा दूर है। आज थोड़ी बोल रहा हूँ, इस पूरा हफ्ता 225 में कल आप 225 बोल रहे थे। 225 तो तुरंत वाला, वो तो आज ही आप शायद करवा दें। आज तो मुश्किल है, बट हाँ वहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। तो इमीडिएटली 225 और 425 पे ट्रेंड रिवर्सल करना है। आपने कहा ना, फिर बॉटम कंफर्म हो जाएगा। और बैंक निफ्टी में तो मैं ज्यादा लालची भी नहीं हूँ, 40-500 की भी हो गई तो भी मैं एक बार खुश हो जाऊंगा। 40-500 इज गुड। तो 600 पॉइंट ही। हाँ 600 पॉइंट, बस ये है। ठीक है सर। अच्छा, जो हमारे हाथ में नहीं है, बट फेड ये क्या कर सकता है? इनके हाथ में आज क्या है? क्योंकि फिलहाल आज पॉलिसी से पहले 90% जानकार आपके साथ अग्री कर रहे हैं कि 1/4% की ही हाइक होगी।
हाइक हुई वो ठीक है, उसके बाद क्या पावल साहब क्या कुछ ऐसा कहेंगे, क्योंकि इस समय हर बार ही कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहती है, बट इस समय कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कमेंट्री। एक्चुअली है ना, मुझे लगता है कि हमेशा हम कमेंट्री की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ा देते हैं कि एक्शन हमें पता होता है। हाँ। जब एक्शन पता है तो उसमें डिस्कस भी क्या करोगे, है ना। और एक्शन वही आता है आमतौर पर जो आम राय बनी होती है। सो बीच में लोगों ने कहा कि नहीं बढ़ेगी, कुछ आधा % भी थे, तो हमारा तो शुरू से स्टैंड यही था कि भाई 1/4% बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए, और वैसा आम राय मार्केट की दिख रही, तो आई एम श्योर वैसे ही पावेल साहब करेंगे। अब लोगों को सरप्राइज देते हुए या शॉक देते हुए ना बढ़ाएं तो बात करने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। सो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि 1/4% ब्याज दरें बढ़ेंगी। इसके बाद पावेल साहब क्या कहेंगे, उनको 4 चीज़ों पर बात करनी है। दीप, पहली चीज़ और सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बैंकिंग सिस्टम की हालत पर। उस पर उनका बयान बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये बयान इसलिए इम्पोर्टेंट होगा कि जो पहला मामला आया उसको लेकर अब करीबन 10 दिन से ज़्यादा हो गए। यस, करेक्ट। 10 दिन में फेड ने बाकी सारे बैंकों की नब्ज टटोल कर देख लिया होगा कि भाई किसकी नाड़ी ठीक चल रही है, किसकी पल्स धीमी पड़ रही है। करेक्ट, राइट। तो डूबने जैसे कौन से और कितने हैं, और अगर इनमें से कोई डूबा तो कितना बड़ा हो सकता है, हमारी संभालने की ताकत है या नहीं। तो ये जो कुछ उन्होंने पढ़ाई की है पिछले 10 दिनों में, वो उनके भाषण में झलकेगा। अच्छा, खुल के तो नहीं बोलेंगे कि इतने बैंक हमें तकलीफ में दिखते हैं, अगर इतने डूबे तो इतने पैसे रिस्क पे आ जाएंगे और इतने की हमारी तैयारी है। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अपनी कमेंट्री इस बात को लेकर करेंगे कि भाई जो बैंकिंग सिस्टम की समस्याएं कितनी बड़ी है। अगर उनको लगता है नहीं कोई खास ऐसी समस्या वाली बात नहीं है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग रहेगा। अच्छा। और अगर उनको लगता है कि नहीं भाई 12-15 बैंक ऐसे हैं जो डामाडोल है, ये हमारी बैंकिंग सिस्टम को हिला सकते हैं, तो फिर उनकी कमेंट्री अलग रहेगी। तो उनकी कमेंट्री से अपने को ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि वो बैंकिंग सिस्टम के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सिर्फ जो कमेंट्री से मैं एक और चीज़ हमारे दर्शकों को बता दूं कि कमेंट्री का मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया पे खाली आप उनके स्टेटमेंट्स पढ़ लें। स्टेटमेंट पढ़ना काफ़ी नहीं होता, लिखने में, पढ़ने में और बोलने सुनने में बड़ा फर्क है। तो क्या असली भाव आपको जानने समझना है ना, तो लैंग्वेज सुनिए, देखिए। एग्जैक्टली। हाँ, अगर उसकी जरूरत नहीं होती तो रेडियो से जिंदगी भर काम चलता। एग्जैक्टली। टीवी आया इसीलिए कि शायद इमोशन। अखबार के बाद रेडियो इसलिए आया क्योंकि जो पढ़ने में जो भाव नहीं आते वो सुनने में आते, जो सुनने में नहीं आते वो देखने में आते हैं, और देखने में जो नहीं आते वो आमने सामने साक्षात बैठ कर बात करने में आते हैं, है ना। सो हम ह्यूमन से। सो आई थिंक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पावेल साहब बैंकों के सेहत को लेकर क्या कहते हैं। दूसरी चीज ब्याज दरों को लेकर अमेरिका वाले मानते हैं कि जुलाई में ब्याज दरें आपकी कट शुरू हो जाएगी। कैसे हो जाएगी अगर 1/4% अभी बढ़ानी है? तो क्या पावेल साहब ये कहते हैं कि ये आखिरी ब्याज दरों की बढ़ोतरी है, उसके बाद हम पॉज ले लेंगे और उसके बाद शायद ना, और कहेंगे तो भी साफ साफ नहीं कहेंगे, ऐसा मेरा मानना। अच्छा, ये नहीं कहेंगे ना, वो कहेंगे हम डेटा देख के ही डिसाइड करेंगे। हाँ, डेटा डिपेंडेंट जो एक शब्द है उन्होंने पकड़ा। हाँ, तो इसलिए वो आपको जुलाई वाले फ्यूचर्स देखने फेड की मीटिंग के बाद कि जो ब्याज दरों की कटौती को लेकर बड़े आशान्वित लोग हैं उनकी उम्मीदों पर ठंडा ठंडा पानी गिरता है। हाँ। या फिर बड़े और मजा आता है कि चलो ये तो बढ़नी है। सो दूसरी चीज वो सबसे इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज जो महंगाई को उनको काबू में लाना है। ठीक है, महंगाई को काबू में लाने में अभी तो उनको पता है, हमको पता है कि हालत बड़ी खराब है। जो चाहते वो तो होना नहीं होना। 2% तो भूल ही जाओ कि ये ला पाएंगे महंगाई बहुत जल्दी। बिल्कुल। अब तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ दीप, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब फेड ये कहने लगे कि डेवलपिंग कंट्रीज हिंदुस्तान टाइप के जो पहले, अब तो हम डेवलप्ड में हैं, उस समय हम 4% की महंगाई से बड़े खुश हो जाते थे। 4% इज अचीवमेंट। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, या तो ये फेड चेयरमैन या कोई अगला वाला ये आके बोले कि हम अमेरिका में 4% की महंगाई दर से संतुष्ट हैं। हमें चलेगा लेकिन ग्रोथ साथ में चाहिए, क्योंकि 2% की महंगाई दर लाने में हम ग्रोथ की ऐसी तैसी कर देंगे। सो वो संकेत आज का आज तो देंगे नहीं, लेकिन महंगाई को लेकर उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है वो है। उसके बाद रेसेशन। ठीक है, तो रेसेशन को लेकर अब वो कितने डरे हुए हैं। स्पेशली बैंकिंग सिस्टम की हालत खराब है, क्रेडिट टाइटनेस हो रही है और आगे होगी, डिफॉल्ट्स कितने आ सकते हैं, एनपीएस कितने हो सकते हैं। तो उस चीज को लेकर कितना रेसेशन कंपनी की कमाई पर क्या असर आ सकता है, जॉब मार्केट पर क्या असर आ सकता है,
तो इस बार लंबा सुनना है। 4 बड़ी चीज़ें हैं फेड चेयरमैन की तरफ से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बैंकिंग सिस्टम, महंगाई, ब्याज दरें, महंगाई और रिसेशन। इन 4 मुद्दों पर उनका पूरा भाषण सुनना है हमें। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, और हर एक मुद्दे पर किसी एक चीज़ में अच्छा बोल सकते हैं, किसी एक में खराब बोल सकते हैं। तो अमेरिकी बाजार वोलेटाइल रह सकते हैं, मार्केट को क्या पिक करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मुझे जो लगता है इमीडिएटली मार्केट सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ को पिक करने की कोशिश करेगा, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं वो बैंकिंग सिस्टम की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो ब्याज दरें और इकोनॉमी की हालत को लेकर। तो दोनों का अपना अलग अलग व्यू है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अल्टीमेटली ये देखना कि बैंकिंग सिस्टम में भी संकट 50 आए चले गए, इकोनॉमी की हालत आज से 6 महीने साल 2 साल बाद क्या रहेगी वो उन्हें सोचना है। रिसेशन है कि नहीं है, ब्याज दरें तो इवेंचुअली कम आ जाएगी, महंगाई भी कम होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं, जो आजकल देखने वाले हफ्ते 2 हफ्ते महीने 2 महीने देखने वाले, उनको बैंकिंग सिस्टम पे कंफर्ट और कॉन्फिडेंस चाहिए। गॉट इट सर। चलिए, आई थिंक आज रात 11:30 बजे पॉलिसी आने वाली है, तो उस पर हमारी नजर तो ओके दीप उस वक्त आपको जगते हुए दिखेंगे, चिंता न करें। मैं नहीं तो बग्गा साहब तो होंगे। बग्गा साहब को तो हमने बिल्कुल 1 मैन आर्मी लगा ही रखा है। वो तो है। अच्छा, बग्गा साहब को कहो ना कहो, खुद उनके इंटरेस्ट है। हाँ। और ये सब चीजें ना कहने से नहीं होती, कहने से अगर हम किसी के ऊपर डाल भी दे जिम्मेदारी, वैसे आंख मलते मलते वो करते हुए उबासी लेते हुए देखेगा, आधी चीज सुनेगा आधी नहीं सुनेगा। करेक्ट। जिसका इंटरेस्ट है वो सब कुछ सुनेगा, बिल्कुल, भाव और भावनाओं को समझते हुए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, आज शाम इंपॉर्टेंट फैसला फेड की तरफ से हमारे बाजार के लिए सर, क्योंकि कल इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एक बार के लिए डिप आया, बट उसके बाद बाजार ने जो रिकवरी दिखाई, डेज हाई पर लंबे समय बाद आपने अच्छी क्लोजिंग पॉजिटिव टेरिटरी में दी है। 17,100 के ऊपर निफ्टी, 39,900 पर बैंक निफ्टी। ये कितना इंपॉर्टेंट? आई एम नॉट सरप्राइज। एक्सपेक्टेड लाइन पर बहुत हल्के बाजार, बहुत हल्के थे, लेना किसी को नहीं है जी। सब लोग इसी बात का इंतजार करें कि मेरा भाव आए तो मैं निकलूं। रिटेल को छोड़िए, एफआईज का भी यही हाल है। आप देखिए 8-9% की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर बैठे हुए हैं। यस सर। करेक्ट। सो आई थिंक पोजीशन बहुत ही हल्की है, अंडर ओन मार्केट है। कल की रिकवरी में अच्छी बात ये थी कि रिकवरी जहां से आपको चाहिए वहीं से मिली, दिग्गजों से। हर सेक्टर लीडर मजबूती के साथ बढ़ा है। करेक्ट। और कल पहली बार ऐसी रिकवरी दिखी कि कोई खास बड़ा इंटरडे करेक्शन नहीं आया, स्क्रीन पर तेजी बनती दिखे, तो आई थिंक थोड़ी क्वालिटी वाली तेजी थी दीप। और दूसरी बात ये कि चिंताएं कम होती दिखे, इसलिए आपको याद होगा पिछले 2 दिनों से हम व्यू मार्केट पर पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि परसों सोमवार को भी व्यू पॉजिटिव था, लेकिन बाजार उस दिन सरप्राइजिंगली डे लो पर जाकर बंद हुआ। 16,828 का आपने लो भी बनाया। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा एक झटके के लिए और तैयार रहना, अगर आया तो। नहीं वो अभी भी मतलब आ तो क्या कभी भी सकता, वो तो बात है। अमेरिका के बैंक है भाई, इतने झटके ऑलरेडी लग चुके हैं, इसलिए हमारे यहाँ थोड़ी कि हमारे बड़े बड़े झटके भी मार्केट सह जाए। हाँ। अमेरिका के बैंकों के झटके कभी भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। पहले सोचा था कि ये आपके एसवीबी और सिग्नेचर हो जाएगा, फिर फर्स्ट रिपब्लिक आ गया, फिर क्रेडिट स्विस बाहर से निकल के आ गया, तो आ सकता है। अगर आए और वो आखिरी एक फॉल आए, वो और अच्छा होगा बाजार की हेल्थ के लिए। और उसमें तो आपको ले ही लेना है दीप। हाँ। उसमें तो आपको ले ही लेना है। आपको याद होगा हम लगातार कह रहे थे कि लगभग सारे इंडिकेटर्स वो आपको दिख रहे हैं 17,000 के नीचे, जो बॉटम बनाने की तरफ आपको संकेत दे रहे हैं। राइट। Yes, sir. लेकिन वो बॉटम बनने का कंफर्मेशन अभी तक नहीं आ रहा। Yes. वो कंफर्मेशन किसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाने के बाद आएगा, हम उसका इंतजार जरूर करेंगे। इसलिए मैं बॉटम बन गया इसकी घोषणा करने की हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं, अभी नहीं। इसलिए मैं एक झटके को रिजर्व में रख रहा हूं कि अगर एक आखिरी झटका आया तो आ जाने दीजिए, लेकिन उसके बाद जरूर आपका बॉटम बनेगा। या फिर उसके पहले आपने 40,500 के ऊपर क्लोज दे दिया, या उसके पहले आपने 17,425 के ऊपर क्लोज दे दिया, तो आपको ठीक है, बढ़िया काम हो गया। तो फिर आपके लिए कंफर्मेशन आने की तैयारी हो जाएगी। और ज्यादा आपको सेफ्टी चाहिए तो क्लोजिंग आप 41,000 की ले लीजिए जी, है ना। सो आई थिंक उस हिसाब से आप तैयारी रखिए। मेरे ख्याल से हमारे मार्केट थोड़े बेहतर हो रहे हैं। अभी भी हल्के मार्केट हैं, पोजीशंस कम है, अंडर ओन्ड है, और मुझे लगता है कि खरीदारी का मौका बनेगा। या दूसरा तरीका बाजार को ट्रेड करने का, एक तरीका तो ये होगा कि आप एक और झटके के लिए तैयार हैं, बाय ऑन डिप्स और पॉजिटिव रहे। दूसरा तरीका एक और है जो मैं आपको टाइम वाइज करेक्शन का देता हूँ, और वो है कि आपको मार्च का महीना जैसे तैसे निकालना है। इस मार्च के महीने में जो जितना खराब होना है हो जाए। अगर यही खराब था हो गया तो भी ठीक, और झटका लगे खराब हो तो भी ठीक। सो मार्च के महीना अगर आप संभाल सकते हैं तो अप्रैल से आपके पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है जी?
प्रॉब्लम ये है कि जो लोग वी शेप रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं कि 1000 पॉइंट घटे तो 500 तो एक साथ बढ़ने चाहिए, अनफॉर्चुनेटली मार्केट हम जो सोचते हैं और चाहते हैं वैसे ओबलाइज करता नहीं है। ये वी शेप रिकवरी के बजाय यू शेप रिकवरी वाला मार्केट बन रहा है। तो मार्केट मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय बिताना चाहता है इन लेवल्स के आसपास, तेज दौड़ लगाने के बजाय, और काफी हद तक वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप वी शेप रिकवरी देखते हैं, घटता तेजी से, बढ़ता तेजी से, लेकिन अगर आप यू शेप रिकवरी होगा तो इस लेवल पर आज फॉर एग्जांपल 17,000 के आसपास इतना समय आपने बिताया दीप, जिसको खरीदना है जितना चाहे खरीदे, जिसको बेचना है जितना चाहे बेचे, यानी कि दोनों बायर और सेलर का कॉन्फिडेंस लेवल टेस्ट हो रहा है। और उसके बाद कई बार जैसे हम कहते हैं ना कि नए जमाने के आईपीओ न्यू एज कंपनी, अब नए इन्वेस्टर्स आए, कोई जोमेटो, पेटीएम या फिर पॉलिसी बाजार जैसे शेयरों में, वो इन्वेस्टर अब अलग थॉट प्रोसेस से अलग टाइम के साथ आ रहे हैं कि हम आज ले रहे हैं तो 3 साल के लिए ले रहे हैं, आज ले रहे हैं तो इस वैल्यूएशन पर ले रहे हैं। वही चीज मार्केट में हो रही है। दोनों तरह के लोग हैं, जो अब नए इन्वेस्टर आ रहे हैं वो कुछ अलग थॉट प्रोसेस के साथ आ रहे हैं। जो पुराने हैं उनको या तो बेच के निकलना है या उन्हें रिस्क लग रही है, लेकिन नए आ रहे हैं कुछ और सोच कर आ रहे हैं जो धीरे धीरे पैसा लगा रहे हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से हम एक यू शेप रिकवरी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो धीमे धीमे समय बिताकर बाजार ऊपर चलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में सारी कमेंट्री गलत होने के एक ही रीजन हो सकते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड खराब बड़ी खबर आ जाए, छोटी मोटी तो हम निकाल लेंगे, और उसके लिए सिंपल फॉर्मूला एक ही है दीप, आपको कुछ न कुछ लेवल पर स्टॉप लॉस अपने रखने ही होंगे। अगर आप ट्रेडर हैं तो, इन्वेस्टर हैं तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। इन्वेस्टर्स के लिए तो जो बड़ी रिस्क 2008 टाइप की जो बातें कर रहे थे, आई थिंक वो धीमे धीमे, अब आप सोचे ना 7 दिन बाद कोई 2008 की बात भी नहीं करता कि 2008 जैसा है। तो ये तो जब जब भी ऐसी चीजें आएंगी आप कंपेयर करेंगे। अब धीरे धीरे थोड़ा सा मूड माहौल सेटल होने की कोशिश में। चलिए, तो ये अच्छी बात है, अच्छा संकेत है आज के दिन, नए साल भी है। बताएं सर फिर सेटअप आज का। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है। वायदा कारोबार एफआईएस के संकेत बड़े दिनों बाद नेगेटिव से न्यूट्रल हुए हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज है। डीआईएस के संकेत हैं पॉजिटिव, एफएनओ के संकेत हैं न्यूट्रल, सेंटिमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। ठीक है। 17,000 17,050 दिन के लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके ठीक नीचे 16,850 16,950 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां पर आपको सारे शॉर्ट्स काटने चाहिए, लॉन्ग पोजीशन फ्रेश भी बनानी चाहिए अगर मौका मिले तो। ऊपर 17,150 17,225 पहली वो रेंज है जिसमें आज आप पहुंचेंगे, देखेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि क्या हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। बढ़ेंगे तो 17,250 17,350 वो रेंज है जहां पर जाने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, और बिकवाली करना चाहें तो आप एक बार कर भी सकते हैं। बैंक निफ्टी 39,600 39,750 तुरंत प्रभाव से आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, और इसके ठीक नीचे 39,375 39,500 की रेंज। आज 3 मैंने जोन दिए हैं। उसकी वजह है कि कल बैंक निफ्टी ने एक बड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी आप जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है उसकी रिस्क से बाहर नहीं हुए। सो एक दिन के ब्रेकआउट पे मैं आज इसलिए आपको 3 जोन दे रहा हूँ। 39,600 39,750 पहला सपोर्ट जोन है, उसके बाद 39,375 से 39,500, इसके ठीक नीचे 38,950 39,150 लगातार जो हम कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां पर आपको खरीदना ही खरीदना है। ठीक है। ऊपर की तरफ 40,100 40,250 पहला टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी के लिए, और उसको पार करने पर 40,350 40,500 वो रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। यहाँ पर भी तीसरा रेंज एक और निकल सकता था 40,700 800 का, लेकिन आज के लिए मेरे ख्याल से इतना भी काफ़ी है। इतना आ जाए तो भी थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, समझ गया। सर एफआईज मतलब 8%, ये तो कोविड लो से भी नीचे आ गया, और कल की रिकवरी में भी इन्होंने कुछ नहीं किया इसका। हाँ, कल की रिकवरी में कोई खास ऐसा खरीदा नहीं, तो इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन पर बहुत ही ओवरसोल्ड होकर बैठे हैं, विच इज गुड। और पुट कॉल रेशियो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा बढ़कर आया है, विक्स घटा है। अब आइए आपको स्टॉप लॉस दो। स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर की तरफ खींचा है, और आज आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,950 इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी पर आपका स्टॉप लॉस 39,350 का किया है, ऊपर की तरफ खींचकर 38,900 से 450 पॉइंट बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस सरका है, और निफ्टी का करीबन 125 पॉइंट 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऊपर सरका है। तो स्टॉप लॉस में अच्छी बढ़ोतरी आपके लिए आती हुई दिखी है। शॉर्ट अगर आप हैं तो 17,250 का स्टॉप लॉस रखें इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, और बैंक निफ्टी में 40,000 का ही रख लें। कल भी बैंक निफ्टी में मैंने इसलिए आपको छोटा स्टॉप लॉस दिया था, 39,600 का ही रखिए, करेक्ट। क्लोजिंग इंट्राडे भी 39,800 का था। दोनों स्टॉप लॉस कल बैंक निफ्टी पे शॉर्ट में पहली बार ट्रिगर हुए हैं, तो इसलिए अब 40,000 है आपका स्टॉप लॉस। जिनको दूर रखना 40,500 का, लेकिन मेरी राय नहीं होगी। ठीक है सर।
40,000 ये स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट हो जाता है। नई पोजीशंस बताएं सर। खरीदा निफ्टी 16,950 17,050 अगर गलती से आज इस रेंज में आता है नीचे तो डेफिनेटली इस रेंज में टुकड़ों में खरीदना है। 950 17,000 17,000 तीन टुकड़ों में खरीदना है। ठीक है। 16,825 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे आपके लिए 17,150 200 225 तीन छोटे टारगेट हैं। 17,250 17,300 325 तीन बड़े टारगेट। बस ये 6 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ठीक है। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाए। 17,200 से 17,300 की रेंज में अगर आप बेचना ही चाहते हैं तो बेच दीजिए। स्टॉप लॉस आपका 17,350 का होगा। 200 में थोड़ा बेचें, 250 में थोड़ा, 300 पे थोड़ा, इस तरह से टुकड़ों में बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 350 का लगाना है। टारगेट जो नीचे के बनेंगे 17,150 और 17,110 दो छोटे टारगेट हैं। 17,065 17,040 दो मीडियम टारगेट है। 17,000 और 16,950 के फाइनल टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। और ये सारे लेवल स्पॉट लेवल है, कैश लेवल है, नहीं कि फ्यूचर्स। गॉट इट। बैंक निफ्टी 39,400 39,600 की रेंज मिले आज तो वहां पर आप खरीदारी करने की बिल्कुल कोशिश कीजिए। टुकड़ों में लीजिए। 600 में थोड़ा ले लिया, 525 के आसपास थोड़ा ले लिया, 450 पे थोड़ा ले लिया। 2-3 टुकड़ों में आपको खरीदना है। स्टॉप लॉस कल के लो के थोड़ा नीचे 39,350 का लगाइए। कल 39,380 के आसपास का लो था। 39,350 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 4 ही हैं डीप ऊपर के। 39,700 750 दो छोटे टारगेट, 900 975 दो बड़े टारगेट। और 4 छोटे टारगेट इसलिए कि कल के हाई के आसपास के टारगेट आपके बन गए। लेकिन दूसरा तरीका है खरीदारी करने का और वो है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी में 39,500 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको खरीदना है, जिसे आप बाद में ऊपर खींचकर 700 पर ले आएंगे। एक बार जैसे आप 40,000 पार करते हैं तब स्टॉप लॉस 200 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। फिलहाल जो आपके टारगेट बनेंगे 39,975 40,100 दो छोटे टारगेट हैं। 40,250 मीडियम टारगेट है। 40,350 और 40,500 के बड़े टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी एग्रेसिव ट्रेडर्स को 40,500 तक के लेवल के लिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि इस रेंज में आज हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अगर पहुंचे तो बैंक निफ्टी में जो बिकवाली करनी है वो 40,350 से 40,500 की रेंज में करनी है। और इसका स्टॉप लॉस 40,600 जो मैंने किया इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। इसका स्टॉप लॉस 40,700 कर दीजिए। 100 पॉइंट और दूर दूर का थे यही है, ज़्यादा बढ़िया है। 40,700 के स्टॉप लॉस पे इसे बेचिए। और टारगेट जो बनेगा 40,250 40,100 दो छोटे टारगेट हैं। 40,000 39,900 दो मीडियम टारगेट हैं। 39,750 से 39,600 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। ठीक है। तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए आज एक बैंक निफ्टी पर बाय भी है, अदरवाइज बाय सेल दोनों ही लेवल्स आप देख सकते हैं। बैन में कोई बदलाव नहीं है। बायोकॉन, इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये दोनों स्टॉक्स आज वायदा कारोबार के बैन में है। थोड़ा डेटा समझते हैं सर। एफआईएस की तरफ से अभी भी वैसा भरोसा तो नहीं दिख रहा है मार्केट में। 1455 करोड़ की कैश में बिकवाली, छोटी मोटी ब्लॉक डील्स भी है, लेकिन सामने बड़े दिनों बाद 2200 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। सो स्टॉक में नेट अगर आप देखेंगे तो करीबन 750 करोड़ की खरीदारी है एफआईएस की तरफ से, जो कि बुरी नहीं है। ठीक है। और इंडेक्स में 129 करोड़ की बिकवाली की, यानी कि छोटी है। इंडेक्स में भी अब चूंकि दोनों ही आपके डेटा अलग अलग आने लगे हैं। निफ्टी के फ्यूचर्स खरीदे हैं 250 करोड़ के, और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स 450 करोड़ के बेचे हैं एफआईएस ने, ये आपको दिख रहा है। तो आई थिंक नंबर डेटा ठीक है, इसीलिए लंबे समय बाद मैंने आज एफआईएस के डेटा न्यूट्रल रखे। ठीक है। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा। 17,100 मेक और ब्रेक लेवल है। 17,100 के कॉल्स पर 61 लाख शेयर हैं। जब तक आप इसके ऊपर हैं चिंता की कोई खास बात है नहीं। 17,000 के नीचे की डाउन साइड ज़्यादा कोई आज दिख नहीं रही है। ऊपर में 17,200 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट। बैंक निफ्टी 39,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर आ गया, जहां पर 32 लाख शेयर पुट में है और 40,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट। डेटा क्रिस्टल क्लियर है आपके लिए जी। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए ये है आज का पूरा सेटअप और सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। मिड वीक सेशन देखते हैं एक्शन कैसा रहेगा। फिलहाल तो पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। आइए हमारी टीम भी है तैयार, कुशल, नुपुर और साथी आशीष आज की खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ। मॉर्निंग कुशल, बताएंगे ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रही हैं। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से ऑफ कोर्स गुड़ी पड़वा है आज। आप सबको, हमारे व्यूअर्स को गुड़ी पड़वा की ढेरों शुभकामनाएं। तो यहाँ पर ये एक इवेंट है और साथ ही करेंसी मार्केट यहाँ पर बंद रहने वाले हैं गुड़ी पड़वा के उपलक्ष्य में। एंजल वन बोर्ड बैठक में चौथे अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपने जो पद्मा अवार्ड्स है 2023 के, वो राष्ट्रपति भवन में 6 बजे ये प्रेजेंट करेंगी। 106 पद्मा अवार्डीज यहाँ पर हैं, जिसमें नोटेड नेम्स है KM बिरला, सुधा मूर्ति और बाजार के बिग बुल पर राकेश झुंझुनवाला जी को पोस्टह्यूमसली पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर ग्लोबल इवेंट के लिहाज से फेड की पॉलिसी है, जहाँ पर हमें नज़र रखनी है, और फरवरी महीने का CPI और PPI आंकड़ा UK का, ये भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। हिंदुस्तान जिंक, इस पर नजर रखिए। 26 रुपये प्रति शेयर के चौथे अंतरिम डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया है। 29 मार्च इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। साथ ही वेदांता भी फोकस में है इसी वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक से बतौर करीबन 7,132 करोड़ रुपए इनको इस डिविडेंड के जरिए मिलते हुए दिखेंगे। साथ ही टाटा मोटर्स DVR फोकस में रहेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से जो इनकी कमर्शियल व्हीकल गाड़ियां हैं उसकी कीमतों में 5% तक की बढ़ोतरी ये इन्होंने करने का ऐलान किया है, तो ये ऐसे फोकस में रहेगा। और साथ ही टाटा पावर, यहाँ पर भी नज़र रखिए। 200 मेगावाट के सोलर PV प्रोजेक्ट के लिए इनको LOA मिलता हुआ दिखा है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से। बंधन बैंक पर भी नज़र रखिए। करीबन 2614 करोड़ रुपए के जो रिटर्न ऑफ लोन्स हैं और 2316 करोड़ के NPAs हैं, उसके लिए ARC से बोली इनको मिलती हुई दिखी है, जिसके अंतर्गत 370 करोड़ जो रिटर्न ऑफ लोन्स हैं और NPA के लिए 370 करोड़ अकॉर्डिंगली यहाँ पर बोली मिलती हुई दिख रही है। तो इस वजह से बंधन बैंक भी फोकस में रहेगा। ओके, तो बंधन बैंक ARCs को लोन्स बेच रहे हैं बड़े हेयर कट पर, बट एनीवे रिटर्न ऑफ है, फुली प्रोविजन ही है, थोड़ी तो रिकवरी इनकी होगी ही। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं आज? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जाइडस लाइफ साइंसेज, जहाँ पे कंपनी की एक प्रोडक्ट को US FDA से अप्रूवल मिल चुका है। इसका सालाना मार्केट देखेंगे दिसंबर 2022 में तो करीबन 7,500 करोड़ के आसपास का है, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर, जहाँ पे कंपनी ने US FDA स्थित कंपनी कंज्यूमर रिटेल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 10 साल के लिए इसे किया गया है, और जिसकी वैल्यू है वो करीबन 1323 करोड़ के आसपास की है। HG इंफ्रा, जहाँ पे 655 करोड़ के 670 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने 655 करोड़ की बोली लगाई है, और L1 बिडर घोषित किया गया, 36 महीने में इसे पूरा करना है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। एशियन एनर्जी, जहाँ पे कंपनी को सातवें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर UAE से LOA मिला, 165 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। वेल काश्यप एंड सन, जहाँ पे कंपनी को ब्रिजवासन रेलवे स्टेशन के विकास के लिए करीबन 313 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और इसी के साथ अब तक की जो कुल ऑर्डर बुक देखेंगे तो 2400 करोड़ के आसपास की आपको नजर आएगी। एमामी, जहाँ पे 24 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक है, बायबैक पर विचार होगा, तो ये स्टॉक पर भी रखनी है नजर। RVNL, जहाँ पे 24 मार्च को बोर्ड की बैठक के अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी विचार करेगी, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। IRB इन्वेट, जहाँ पे NSE बाय यूनिट की लिस्टिंग को बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। और लास्ट में दिव्यानी इंटरनेशनल, कल जहाँ पे ब्लॉक डील हुई थी, करीबन 0.3% से अपनी हिस्सेदारी ड्यूरेन इन्वेस्टमेंट मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड ने बेची थी 145 के भाव पर। 500 करोड़ की ये डील थी, और जो खरीदने वाले जहाँ पे सामने आ रहे वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, करीबन 90 करोड़ के शेयर्स यहाँ पे खरीदे फ्रैंकलिन ने। ओके, तो ये है आपके लिए आज की रिपोर्ट, खबरें, माफ़ कीजिएगा, और साथ दिव्यानी, जहाँ पर कल बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने कुछ हिस्सेदारी खरीदी हुई है। आइए आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं आज की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो आज की टॉप रिपोर्ट्स क्या हैं उनके बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर खास नजर रखिएगा। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहाँ पर रेटिंग को कर दिया गया है अपग्रेड। पहले बिकवाली की राय दिया करते थे, अब सीधे तौर पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी की है, 1950 से बढ़ाकर 2400 कर दिया, 1875 की क्लोजिंग है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, जहाँ पर सिटी की तरफ से अभी भी बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, 260 रुपये का टारगेट दिया है, 311 की क्लोजिंग है। हालांकि कमेंट्री अगर आप देखें ठीक ठाक है, एवरेज जो वैल्यूएशन है इसके आसपास ही चल रहा है, और इस FY23 में देखें तो 75.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी हिंदुस्तान जिंक ने दिया है। पूरी लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पर खास नजर रखिएगा, क्योंकि CLSA की तरफ से बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है, जहां पर HDFC लाइफ यहाँ पर रेटिंग को कर दिया गया है अपग्रेड। पहले बिकवाली की राय थी, अब यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य 460 से बढ़ाकर 500 कर दिया, हालांकि स्टॉक चल रहा है ऑलरेडी 483 पर। SBI लाइफ पर CLSA ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य इन्होंने 1225 से बढ़ाकर 1325 कर दिया, 1098 की क्लोजिंग चल रही है। ICICI प्रू पर CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 460 से बढ़ाकर 485, 416 की क्लोजिंग है।
मैक्स फाइनेंशियल्स पर सीएलएसए ने सिमिलरली देखिए रेटिंग को अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य 760 से बढ़ाकर 780 कर दिया। 630 पे स्टॉक चल रहा है। मनप्पुरम फाइनेंस यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 117 की क्लोजिंग, 160 रुपए का टारगेट, और ये मान रहे कि एनालिस्ट मीट हुई है। इसके बाद जो मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे जाकर आपको 20% की लोन ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, 20% के आरओईज भी रहेंगे, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते भरोसा बना हुआ है। और एमएनएम यहाँ पर भी खास नजर रखनी है क्योंकि सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1160 की क्लोजिंग, 1619 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया। ओके, ये तो कुछ रिपोर्ट्स है, और भी है रिपोर्ट्स? थोड़ी सी रिपोर्ट और एक मिनट, उससे पहले जरा कुशल ये जो रिपोर्ट्स का कागज लीजिए जरा आपके कुशल, हाँ दिखाइए जरा, हाँ ऐसा उल्टा करके कुशल दिखाएगा। ये आशीष ने रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते देख पा रहे हैं क्या क्या किया है, कितने गोले बनाए, कितने मतलब काटते गए गोले बनाते गए, ऐसा क्यों आशीष? सर वो आदत पड़ गई, अब काम निपटा, रिपोर्ट पढ़ ली, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो। काम निपटा है, चलो आगे बढ़ो। इस रिपोर्ट को वापस नहीं देखना है। बताइए जो देखनी बाकी है। सर भारतीय एयरटेल मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 860 रुपए का लक्ष्य दिया है, 757 की क्लोजिंग है। ईमान रहे कि जो नया पोस्टपेड प्लान इन्होंने लॉन्च किया हालांकि ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं है, लेकिन आरपीयूज यहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिल सकती है। बजाज फाइनेंस मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 5710 की क्लोजिंग है, 8000 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। सूला विनियाज यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से कवरेज की शुरुआत की गई है, रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, जहाँ पर खरीदारी की राय दी है, 475 रुपये का लक्ष्य दिया है, 340 की क्लोजिंग है। तो ये स्टॉक्स हैं जो सर रिटार पर रखने हैं। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स, और जिनमें दो अच्छी रिपोर्ट्स आपको दिखेगी। एक तो है इंडिगो की, जिस पर डबल अपग्रेड आता हुआ दिखाया और सीधा 1950 से टारगेट सिटी ने किया है 2400 रुपये का, इंटरेस्टिंग। और सूला विनियार्ड्स पर शुरुआत की है कवरेज की, और यहाँ पर 475 के लक्ष्य के साथ सीएलएसए ने दी है खरीदारी करने की राय। आइए, खरीदारी और बिकवाली की राय तैयार है आपके लिए हमारे सभी एक्सपर्ट्स के साथ। स्वागत किया जाए पिक ऑफ द डे के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वाह क्या बात है, एकदम त्योहारी रंग में, बिल्कुल चमकते दमकते, एकदम कलरफुल स्क्रीन, वाह देखकर मजा आ गया। तो शुरुआत की जाए बंसल जी आप ही के साथ, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी आपको, दीपांशु को, सारे को पैनलिस्ट को, जी बिजनेस की टीम को, व्यूअर्स को अनिल जी नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो है आईडीएफसी का टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे में एक अच्छा बेस बना हुआ है, पिछले 4 दिनों का एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बना है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। 76 रुपए 76 के स्टॉप लॉस के साथ 85 रुपए के टारगेट के लिए आईडीएफसी है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, आईडीएफसी में करें खरीदारी, ये हमारी भी पिक रही है और अच्छा स्टॉक है, और वैसे भी बाजार की कमजोरी में बहुत ज्यादा गिरा भी नहीं। Yes, sir. तो यहाँ पर खरीदारी करने की कल मर्जर पर अपडेट भी आया था इनका, नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो गया है। Okay. जो भी लीगल प्रोसेस के लिए, इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए जो भी बैंकर्स एसोसिएशन को नियुक्त करना था वो प्रोसेस इन्होंने कर लिया है। चलिए, तो बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है मर्जर को लेकर। ये है आपके लिए अपडेट दीप की तरफ से। आइए कुणाल जी की तरफ से भी लिया जाए अपडेट पिक ऑफ द डे का। सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी सबसे पहले आपको, सभी व्यूअर्स को, सारे पैनलिस्ट को अनिल जी मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर। तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये संबत आपके लिए बहुत शुभ रहे। अनिल जी एक सवाल आपसे है कि क्या आज भी कोई रेजोल्यूशन लेते हैं क्या आप? हैप्पी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना तो चाहिए, वैसे अब आइडिया अच्छा है, लेना चाहिए। हाँ, बात तो सही है। सोचा नहीं, लेकिन आपने कहा है तो ले सकते हैं। अभी से सोचना शुरू कर रहे हैं, क्लोजिंग वाले शो तक कुछ ना कुछ तो डिसाइड कर ही लेंगे। नहीं हम कर लेंगे। कुणाल जी आजकल बढ़िया आइडियाज आ रहे हैं। आजकल आपने दोस्तों की संगत बदल ली है क्या? मिलते नहीं आजकल आप बंसल जी और आशु जी से ज्यादा? नहीं अनिल जी, मैंने चाय का ब्रांड बदला है अनिल जी, उसी का असर देख रहे हैं। चलिए बढ़िया है, तो दोस्तों की ब्रांड ना बदले, चाय की ब्रांड बदलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। दोस्त आपके पहले से बहुत अच्छे हैं। चलिए कुणाल जी आपने आइडिया दिया तो बिल्कुल अच्छा। ये खाली ये रेजोल्यूशन वाला मामला है, सिर्फ मेरे ऊपर या सबके लिए ये? अनिल जी देखिए, आप नेतृत्व तो करेंगे अनिल जी, लीडर तो आप ही हैं। आप रेजोल्यूशन रखेंगे तो फिर अनिल जी ये चलन भी चलेगा।
अभी लोग 31 जनवरी को रेजोल्यूशन रखते हैं, 2 जनवरी को तोड़ देते हैं। तो अनिल जी, अब हो सकता है ये वाला रेजोल्यूशन लोग फॉलो करें। हाँ, कम से कम नहीं तो जनवरी से अप्रैल मार्च तक तो रखे लोग 3 महीने का। चलो, इसका पीरियोडिक रिव्यू भी किया जाएगा, कमेटी भी बिठाई जाएगी और इसके रेजोल्यूशन पे विचार भी किया जाएगा। तो चलो, आप सब लोग भी विचार करें, क्लोजिंग शो में हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। तब तक आइए कुणाल जी बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, कल जब बाजार बंद हो रहा था तो बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना था। तो खरीदारी की मेरी राय है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसमें मुझे लगता है कि करेक्शन पूरा हो गया, स्टॉक सपोर्ट के करीब आ चुका है करेक्शन हो जाने के बाद। और बिल्कुल मेजर लेवल से हमने इसमें कल एक बाउंस आता हुआ देखा। मुझे लगता है कि आज भी तेजी कायम रहेगी, बाय करके चलें। 160 रुपए से थोड़ा नीचे 159 हाफ पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 169 का, दूसरा टारगेट 172 का। तो 172 के लक्ष्य के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करें। कि बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदें, ये राय है आपके लिए कुणाल जी की आज पिक ऑफ द डे के तौर पर। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको, सभी पैनलिस्ट को और देश के सभी लोगों को हिंदू नववर्ष की और गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के सभी देशवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, धन्यवाद जी। तो अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, एक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। अंबुजा सीमेंट के अंदर पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर यहाँ से पुल बैक की पूरी उम्मीद है। 370 के आसपास इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में ट्रेडिंग के लिहाज से सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा वो 360 रुपए का है और ऊपर में पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 380, 390। 360 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 380 का पहला टारगेट, 390 का दूसरा टारगेट। ओके, 380 390 के लक्ष्य के लिए अंबुजा सीमेंट पर लगाएं। आप कमाई का मौका देखें, खरीदारी का मौका देखें, ये मानना है सुमित जी का। आइए, अमरीश सर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमरीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, आप सबको हैप्पी गुडी पड़वा। आज का मेरा जो पिक है भारत फोर्ज है, है जिसका एक्सपर्टीज है फोर्जिंग और मेटलर्जी में। कस्टमर्स है पैसेंजर व्हीकल सेक्टर, कमर्शियल व्हीकल्स, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, पावर और डिफेंस, और नियरली 47% रेवेन्यू आता है इंडस्ट्रियल से। अच्छे अर्निंग्स थे Q3 FY23 में। एबिटा मार्जिन्स भी बढ़े थे, नियरली 310 बेसिस पॉइंट्स। रोबस्ट डिमांड है पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स और डिफेंस स्पेस में। अभी ये लोग ईवी स्पेस में भी फोकस कर रहे हैं। प्रीमियम 2 व्हीलर ईवी बाइक स्टार्टअप में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। यूके में ईवी कमर्शियल व्हीकल टेवा मोटर्स में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया था और इन हाउस पावर टेरिंग का सॉल्यूशंस भी इनका है। और डिफेंस में आर्टिलरी सिस्टम्स और प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल्स ये लोग बनाते हैं। एरोस्पेस में जेट इंजन कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज और स्ट्रक्चरल आइटम्स भी बनाते हैं इन लोग। और ये दो वर्टिकल्स में लगता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। तो ओवरऑल जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इट्स अबाउट 18% कैगर फॉर रेवेन्यू इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। और एक्सपेक्टेड EPS मेरा इसके लिए है फॉर FY25 इज ₹35। तो इससे मेरा टारगेट बनता है 1050 का। ओके, तो भारत फोर्ज है 1050 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की राय अमरीश सर की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताने कि आज आपके लिए बहुत कुछ है नए साल के दिन कमाई के मौके के तौर पर। सबसे पहले 9:40 पर हमारी एक बहुत ही बेहतरीन आज एक और रिसर्च आ रही है। आज चलिए, जबरदस्त, थोड़ा अंदाजा रहेगा, दे दूं? दे दीजिए, थोड़ा तो दीजिए। हाँ, तो जरा एक बार हमारे सारे पैनल्स को साथ में लाइए और उनसे पूछते हैं। उनसे मेरा सवाल है और उस पर हमारी रिसर्च आएगी। सोना या सेंसेक्स? आपको हाथ खड़ा करना है। सोना गोल्ड के फेवर में कितने लोग हैं? जरा दोनों में से चुनना है, सोना या सेंसेक्स। सोना चुनने वाले कितने लोग हैं? कुणाल जी डबल हैंड्स। नहीं, इन्होंने सरेंडर कर दिया। 2 हाथ खड़े करने का मतलब सरेंडर होता है। कुणाल जी, एक हाथ में यस होता है, 2 हाथ में सरेंडर होता है। और आप नेशनल टेलीविजन पे है, घर पे नहीं है कि आप दोनों हाथ सरेंडर कर दें। जी 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 कुणाल जी। अनिल जी, इसका मतलब दोनों चाहिए, दोनों, सेंसेक्स भी और सोना भी दोनों चाहिए। माय गॉड, वंडरफुल, वेरी नाइस। ओके, सुमित जी सोने के पक्ष में है। ओके ओके, और बंसल जी आप भी?
नहीं अनिल जी, मैं तो अनिल जी सेंसेक्स के पक्ष में हूँ अनिल जी, और कुणाल जी सोने के पक्ष में इसलिए अनिल जी क्योंकि आपने बोला ना अभी मिलते नहीं अनिल जी, आजकल हम रोज मिलते हैं और सबसे जो दिल्ली का हॉटस्पॉट है अनिल जी वहां पे मिलते हैं। तो कुणाल जी ने ये मैसेज कुर्ते वाला अनिल जी कल शाम को देखा, तो ये उनका नया कुर्ता है, इसके फोल्ड भी आप देख रहे होंगे। ये कुर्ता इन्होंने मेरे संग लिया है बिना भाभी जी के, तो मेरे ख्याल से पेनल्टी वगैरह लगी है, गिफ्ट देना पड़ेगा, इसलिए दोनों हाथ अनिल जी खड़े कर रहे हैं। हम तो सेंसेक्स के फेवर में अनिल जी। बंसल जी के साथ शॉपिंग मत करो। मैं तो अभी तक आपके इतने बढ़िया नए कुर्ते को देख के सोचा था कि शादी वाला कुर्ता पहना है। बंसल जी ने अभी कुर्ता ही दिलवाया है, शादी ना करवा दे ऐसे कुर्ते दिला के। अच्छे दोस्तों के साथ रहे। आइए, तो हमारी आज खास रिसर्च आ रही है वेल्थ क्रिएशन पर, वो ये है कि आप सोना खरीदें या सेंसेक्स। और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको इस रिसर्च में निकल कर आएगी, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं कि सोना सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करता है, या आमतौर पर लोग कहते हैं कि सेंसेक्स में बड़ा पैसा बनता है, सोने में नहीं बनता। क्या सच है? और बहुत इंटरेस्टिंग डीप इंसाइट आपको मिलती हुई दिखेगी। सोना कितनी बार अच्छा करता है, सेंसेक्स कितनी बार अच्छा करता है, ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। तो सोना या सेंसेक्स, ये हमारी विशेष रिसर्च मिस मत करिएगा आज 9:40 पर। इसके अलावा आज 10:30 बजे वेल्थ क्रिएटर से मिलिए। उससे पहले 9:45 पर एक और वेल्थ क्रिएशन पिक आ रही है। और आज दीप जो एक वेल्थ क्रिएशन पिक में लेने वाला हूँ, वो मतलब आपको आईटीसी की याद दिला देगी। अच्छा, बस आईटीसी की याद दिला देगी। कुछ पैरेलल्स हैं उसमें। हाँ, मतलब similarity है, आईटीसी जिस वक्त 200 रुपए में आईटीसी हुआ करता था, उस तरह की याद दिला देगी। ओके हाँ। ओके, तो उसका मोमेंट आ रहा है आज। बहुत वैसी इंटरेस्टिंग रिसर्च में आपकी समझ लेके गया। आने वाला हूं। अरे वाह, ठीक है सर। तीसरी चीज, 10:30 बजे आज वेल्थ क्रिएटर से मिलिए हमारी इस खास सीरीज में। बसंत माहेश्वरी साहब होंगे जी। और आपको मैं एक बार वो प्रोमो भी सुनवाता हूँ कि जो कल इनका इंटरव्यू मैंने कल ही रिकॉर्ड कर दिया था। तो कल मैंने रिकॉर्ड किया था, आज हम 10:30 बजे वो आपको चलाएंगे और बताएंगे भी कि क्या कुछ बसंत माहेश्वरी साहब ने कहा है। और दोपहर में भी 2:45 पर हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से एक और वेल्थ क्रिएशन पिक आएगी। लेकिन बसंत माहेश्वरी साहब ने क्या कुछ कहा है, उसकी थोड़ी सी झलक देख लीजिए एक बार। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आप 9 से 3:30 बजे तक क्या करते हैं, उससे ज़्यादा कहीं ये इंपॉर्टेंट है कि 3:30 बजे के बाद क्या करते हैं। मेन आपका फोकस कहाँ है, आपका विजन क्या है? आप दिन डे ट्रेडिंग में 2-5 हज़ार कमाने के सोच रहे हैं कि ओवर अ लाइफ टाइम 5 करोड़ कमाने के सोच रहे हैं? ऐसे नए सेक्टर्स, नई थीम्स निकल कर आ सकती है जो वेल्थ बना दे लोगों की। आपको चाहिए स्पीड बोट, मोटर बोट, छोटी वाली, यस, जो नहीं आई है, जो आवाज करती है लेकिन स्पीड से चलती है। स्पीड क्या है? ग्रोथ है। हाँ। तो आपको ग्रोथ स्टॉक्स लेने हैं। तो पैसा गोल्ड में बनाया और जो प्रॉपर्टी में बना वो तो कहीं बना ही नहीं, उस पर क्या कहेंगे आप? गोल्ड खरीद के कोई अमीर नहीं होता, अमीर होके लोग गोल्ड खरीदते हैं। क्या बात है। कोई ऐसा गुरु मंत्र जो आप हमारे नए रिटेल इन्वेस्टर्स को देना चाहते हैं कि कैसे वेल्थ और अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे पास ऐसे शेयर होने चाहिए तो जो गिरे ही नहीं, तो याद रखिएगा बढ़ते टाइम वो बढ़ेंगे भी नहीं। तो ये है आपके लिए कुछ बढ़िया गुरु मंत्र निवेश के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए। और ये तो सिर्फ एक झलक है। पूरा शो आज सुबह 10:30 बजे आप देखिए अनिल जी और बसंत माहेश्वरी की बातचीत। आइए कुछ और स्टॉक्स पर करनी है बातचीत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। एक बार अमृतसर से टाटा मोटर्स पर राय लेनी है। अमृतसर लगातार खबरों में रहा है, टाटा मोटर्स काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए हैं, बट कमर्शियल व्हीकल के प्राइसेस बढ़ा रहा है 1 अप्रैल से, और बड़ा प्राइस हाइक है सर, 5% की रेंज में प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं। बहुत दिन के बाद इन्होंने इंक्रीज किया बाय 5% अभी अप्रैल से कर रहे हैं। और जिस हिसाब से डिमांड पिकअप हो रहा है सीवीज और एचसीवीज में, एट द सेम टाइम ईवीज में, तो ये लीडर्स हैं इंडिया में। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे तो लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा करेक्शन भी देखा है इस स्टॉक में। तो आई डोंट थिंक द स्टॉक कैन गो बिलो 400। तो उस हिसाब से आई थिंक करंट लेवल्स इज एक्सट्रीमली गुड टू स्टार्ट बाइंग। और यहाँ पे मेरा जो टारगेट बनता है करीब 500 to 530 का टारगेट बनता है। तो से 530 के टारगेट्स हैं। आपको याद होगा कल अनिल जी ने भी वेल्थ क्रिएशन पिक पर इसे रेकमेंड किया है। 550 से 700 के टारगेट हैं टाटा मोटर्स पर ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 ईयर्स। बट अमृतसर को भी पसंद है और उनके भी अग्रेसिव टारगेट्स ही आ रहे हैं टाटा मोटर्स के लिए। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर डिविडेंड आ गया है, चौथा अंतरिम डिविडेंड आया है इनका, जो कल उन्होंने ऐलान किया है 26 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड रहेगा इस साल। 75 का डिविडेंड ये दे चुके हैं। वेदांता को भी इसका फायदा होगा। एक बार हिंदुस्तान जिंक के चार्ट को पहले देख लेते हैं सुमित जी। हिंदुस्तान जिंक सर,
दीपांशु, स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से रिबाउंड देखने को मिला है। स्टॉक के अंदर नीचे में जो सपोर्ट है 290 के पास या 280 के पास बनेगा, तो कोई भी डिप अगर आता है तो हिंदुस्तान जिंक में खरीदारी करना है। और वैसे भी अगर ब्रॉड चार्ट देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक एक रेंज में चलता है जिसमें 270 275 नीचे में सपोर्ट पे काम करता है और ऊपर के अंदर 340 350 के आसपास का रेजिस्टेंस बनता है और इसी रेंज में ये ऊपर नीचे घूमता रहता है। तो अब ये लोअर रेंज के पास आ चुका है, तो लोअर रेंज के आसपास कोई भी डिप मिलता है यहाँ से लोअर रेंज की तरफ तो उसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। और आने वाले कुछ समय में पोजिशनल तौर पे स्टॉक में वापस से ऊपर में 330 350 के लेवल देखने को मिलेंगे, तो डिप में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, डिप में खरीदारी करके चलने की सलाह है। टाटा पावर, कुणाल जी, थोड़े टाइम बाद फोकस में आया है। 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली इनको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। ये खबर आपको आती हुई दिख रही है। इससे पूरा कार्बन एमिशन कम करने का भी फोकस रहेगा और ओवरऑल क्षमता भी इससे इनकी बढ़ेगी। जरा टाटा पावर का चार्ट देखें एक बार, 200 के आसपास कुणाल जी। देखिए दीपांशु, पिछले लगभग 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि स्टॉक 197 के नीचे नहीं जाता है और एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है और बाजार को ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। सिल्वर लाइनिंग ये है कि 197 पर अब एक बड़ा मजबूत सपोर्ट वैलिडेट हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे नीचे स्टॉक जाएगा और एक उछाल की पूरी संभावना है। उछाल में स्टॉक 215 तक जा सकता है, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो एक ट्रेडिंग पोजीशन जरूर बना सकते हैं। निवेश के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। स्टॉक एक बार वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम करे तब फिर इसमें मध्यम अवधि के लिए खरीदारी की राय दें। तो ये है आपके लिए टाटा पावर, एक रेंज में है, एक बार रेंज से बाहर आए तभी इस पर खरीदारी की राय बनेगी। बट कई सारे और दिग्गज स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको एक्शन दिखेगा।